In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. As we are discussing about chapter number 2, that is the structure of atom, and my topic from chapter 2 is Bohr's model of an atom. In 1913, Bohr continued the model of Rutherford and leaped over the defects of Rutherford theory. प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के कुछ डिफेक्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि रदरफोर्ड ने जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो बोहर ने जो है वो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को दूर करते हुए हमें अपने मॉडल के कुछ पास्टुलेट्स दिए हैं। हम डिस्कस करते हैं कि वो पास्टुलेट्स क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पास्टुलेट आ जाता है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ टर्म्ड एज ऑर्बिट्स और शेल। अब अकॉर्डिंग टू बोहर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उस पाथ की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम उन शेल्स को या एनर्जी को क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल या फिर शेल कहते हैं, या फिर हम उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी फिक्स होती है। अब इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन के मुताबिक होती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो उस शेल में रिवॉल्व नहीं करते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम यूँ कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर शेल में होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना करीब वाले शेल में होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। थर्ड हमारे पास आ जाता है जी, हमें ये भी बताया गया है कि बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है। अब नॉर्मली हमारे पास जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम हमारे पास मैस और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, बट अगर हम किसी सर्कुलर पाथ के मोमेंटम की बात करते हैं तो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हर एक शेल या ऑर्बिट का फिक्स एक एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। तो हमारे पास जो ऑर्बिट्स का मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम वैल्यू लगाते हैं जी, हमारे पास किसके इक्वल होता है, NH/2π। अब ये हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, h प्लंक्स कांस्टेंट है, और इस तरह से 2π भी कांस्टेंट है। यूँ हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पास्टुलेट आ जाता है, हमने बात की थी कि एक ऑर्बिट में प्रेजेंट जब इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करता। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो एनर्जी एमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एमिट करेगा या कब एब्जॉर्ब करेगा, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो एनर्जी एमिट हो जाती है। अदरवाइज सेम ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कोई भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करते। मीन्स कि उनकी एनर्जी का कंसर्न जो है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं, वो किसके साथ है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में मूव करते हैं, आइदर फ्रॉम हायर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू हायर शेल। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा कंसर्न उन दोनों ऑर्बिट्स के साथ होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं। तो इसमें हमारे पास हम डिफरेंस ले लेते हैं एनर्जी का, हम कहते हैं डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी बेसिकली हमारे पास हम उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे जिन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास एक ऑर्बिट नंबर 2 होगी और एक ऑर्बिट नंबर 1 होगी। उन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास वो एनर्जी आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन ने इमिट की और एब्जॉर्ब की।
ये हमारे पास जी देखें फाइनल हमारे पास बोर मॉडल में ये हमारे पास ये शेल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास वो एक ख़ास पाथ पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिन्हें हम शेल कहते हैं, ठीक है। तो इन शेल्स में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। शेल नंबर 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, और 1 शेल के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास जो बोहर ने हमें फाइनल कंक्लूजन्स दिए, उसमें अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन एटम की हम एग्जांपल देते हैं। कार्बन एटम जिनका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है जी 12। तो एटॉमिक नंबर 6 की वजह से हमारे पास इनमें प्रोटॉन भी 6 हैं, और इनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भी जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी 6 हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और सेकंड शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोर मॉडल ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह हम सब एटम्स के बोर मॉडल ड्रा कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास आज हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स बोर मॉडल्स ऑफ एन एटम। बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली हमने ये चीज़ स्टडी की है। इसका जो मेन हमारे पास जो पॉइंट आ जाते हैं उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिन पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है।